Hello friends, hi, this is Pragyanand Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Supply and Company। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स में सप्लाई पढ़ने वाले हैं। सप्लाई मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ आपको, उसका रीज़न ये है कि सप्लाई डिमांड से थोड़ा सा लिंक करता हुआ चैप्टर है। लिंक इन द सेंस कि उसके जो पढ़ने के अप्रोच है वो सिमिलर हैं, कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं, इसलिए मैं सप्लाई पढ़ा रहा हूँ। हालांकि सप्लाई पढ़ाने का जो ऑर्डर होना चाहिए वो कास्ट, प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, रेवेन्यू, इन सब के बाद से सप्लाई करना चाहिए था। लेकिन चूंकि इनके ऑर्डर सेम है तो आपने अभी डिमांड पढ़ा है तो सप्लाई इजीली आप क्विकली कैच कर लोगे। दोस्तों, एक चीज़ सप्लाई पढ़ने से पहले में ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम सप्लाई पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ने के लिए हम ये सोच के पढ़ते हैं कि हम खुद एक प्रोड्यूसर हैं। क्या है? प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर नहीं है। क्या है? प्रोड्यूसर है या सप्लायर है। जब डिमांड होता है तो डिमांड में हम अपने आप को कंज्यूमर मान लेते हैं। भाई, आप किसी चीज़ की इकोनॉमी तभी समझ पाओगे जब आप उस चैप्टर के कोर वेरिएबल्स होते हैं, जो कोर वेरिएबल्स होते हैं उनके टर्म में पढ़ने की कोशिश करोगे। सप्लाई में कोर सप्लायर होगा, ना कि कंज्यूमर होगा। यह है कि कंज्यूमर तब बनता है जब उसको परचेस करना पड़ता है, जब वो डिमांड करता है। और हम पढ़ रहे हैं सप्लाई। अब इतना नहीं दिमाग लगाना है कि सप्लाई किसको करेगा जब कंज्यूमर नहीं रहेगा। दोस्तों, कंज्यूमर इज द सोल वर्ड ऑफ मार्केट, ये तो हमको पता है। पर चूंकि हम सप्लाई पढ़ रहे हैं, सप्लाई के एस्पेक्ट हम एज ए सप्लायर पढ़ेंगे। कंज्यूमर के लिए सप्लाई का क्या मतलब है आप खुद सोचिए देखो। इसलिए वी स्टडी अबाउट सप्लाई एज अ सप्लायर। एक क्वेश्चन कल आपने एमकॉम BHU एमकॉम एंट्रेंस कल था, किसी ने यदि पेपर देखा होगा तभी ठीक पिछली क्लास का क्वेश्चन आया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये BHU एमकॉम की इस बार का पेपर का क्वेश्चन है। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए इसका। Who gave the concept of elasticity of demand? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये एमकॉम की अभी कल पेपर था 25, उस दिन आया है पेपर में। हालांकि बैंकिंग से बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। बैंकिंग आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो बताना कि क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ कंट्रोल और क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन के लिए क्या क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमको आप कमेंट सेक्शन में बताना। आइए हम लोग सप्लाई देखते हैं। सप्लाई क्या होता है? व्हेन अ प्रोड्यूसर और अ सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई, willing and able to supply, willing to and able to supply। जब कोई प्रोड्यूसर विलिंग और एबल दोनों सप्लाई करने में एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम तो क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है। अ प्रोड्यूसर व्हेन एबल एंड विलिंग टू सप्लाई की जगह सप्लाई वर्ड यूज ना करके आप सेंड कर दीजिए, सेंड गुड्स टू मार्केट, दैट इज कॉल्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। आइए देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है there is a positive relation between price and supply।
इसी बोलते हैं प्रोपोर्शन रिलेशन। पांचवी रिलेशन का मतलब क्या है? दैट इज द प्रोपोर्शन रिलेशन। पांचवी रिलेशन का मतलब whenever price increase, that means supply also increase, and when price decrease, that means supply also decrease. We can show in mathematical object supply. Price is proportional to supply. प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस के घटने से सप्लाई घटेगा, यानी इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब दोनों वेरिएबल्स बढ़े या दोनों वेरिएबल्स घटे तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब एक वेरिएबल बढ़े दूसरा घटे तो निगेटिव रिलेशन होता है, जैसा कि डिमांड और प्राइस में होता है। आइए सप्लाई का ग्राफ देखते हैं। सप्लाई ग्राफ कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी और ये सप्लाई ग्राफ। आप प्राइस बढ़ाते जाओ, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ाते जाओ, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। यह है सप्लाई ग्राफ। आपके लिए होमवर्क ये है, आपको मुझे 5 फैक्टर ऐसे बताने हैं जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। प्लीज कमेंट फैक्टर इफेक्टिव टू द सप्लाई। अब ये हो गया प्राइस सप्लाई का ग्राफ। अब ग्राफ का शेप कैसा है? अपवर्ड शेप है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट अपवर्ड स्ट्रेट लाइन का शेप है। आइए डिमांड सप्लाई में मूवमेंट और शिफ्टिंग कैसे होती है ये देखते हैं। ये सब चीजें डिमांड में पढ़ी हैं हमने, बस रिलेशन चेंज हो गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको जल्दी करवा रहा हूँ। आपके पास टाइम भी कम है, तो वो चीजें जब पढ़े हम जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सप्लाई में 2 चीजें होती हैं, एक होता है मूवमेंट और दूसरी होती है शिफ्टिंग। ठीक, मूवमेंट कब होगा? ड्यू टू प्राइस। और शिफ्टिंग कब होगी? ड्यू टू अदर देन प्राइस। ठीक, किस तरह के मूवमेंट होंगे? एक होगा अपवर्ड मूवमेंट, आपको लग रहा है अगर ये वो तो डिमांड की तरह ही बता रहे हैं, आप उसी तरह है। एक होगा डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, और डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है डिक्रीज इन सप्लाई। अब इसी तरह ड्यू टू अदर देन प्राइस फैक्टर में क्या होंगे? मूवमेंट होगी या शिफ्टिंग होगी? शिफ्टिंग होगी। कैसे कैसे शिफ्टिंग होगी? एक शिफ्टिंग होगी लेफ्टवर्ड, होगी राइटवर्ड। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होने का मतलब होता है
डिक्रीज इन सप्लाई और राइट वर्ड का होने का मतलब होता है इंक्रीज इन सप्लाई। आप बस इतनी चार्ट आप याद रखिए। मूवमेंट और शिफ्टिंग, मूवमेंट कब होता है प्राइस के कारण, शिफ्टिंग कब होती है अदर देन प्राइस के कारण। मूवमेंट हुआ, एक अपवर्ड मूवमेंट हुआ, एक डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। अपवर्ड मूवमेंट हुआ तो सप्लाई बढ़ी, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ तो सप्लाई घटी। और यदि लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो सप्लाई घटी, राइटवर्ड शिफ्ट किया तो सप्लाई बढ़ी। आइए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब इसको मैं इसी तरह इसको छोड़ता हूँ, बीच में ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अदर देन प्राइस नहीं, केवल प्राइस के कारण हो रहा है तो सप्लाई का कुछ इस तरह से होगा। ठीक, तो सिंपल सा है। ये क्या है, मान लीजिए ये P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी है। ठीक, अब प्राइस में क्या किया मैंने, घटा दिया प्राइस। अब मान लेते हैं P0 प्राइस पे आपको निकालना है, P0 पे तो P0 प्राइस पे जाएंगे, इसी लाइन पे यहाँ आ गया तो क्वांटिटी कितनी है देखिए, इसके सामने Q0 है कि नहीं है Q0, यानी प्राइस P1 से यदि P0 हुआ तो क्वांटिटी भी Q1 से Q0 हो गई। देखिए ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो गया, देखिए डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुआ। तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग में क्या हमने बताया है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग बताया है कि क्वांटिटी घट गई। पहले इतनी क्वांटिटी हमको चाहिए थी, अब इतनी ही क्वांटिटी चाहिए। घटी कि नहीं घटी, क्वांटिटी घट गई। यदि मैं कहूँ इसी को P2 प्राइस से बताना, आप कहोगे P2 प्राइस जाने पे Q2 यहाँ आ रहा है, पहले इतना था अब इतना है कि नहीं है। यानी अब सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट कर गया, सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट कर गया। अपवर्ड शिफ्ट किया तो हमारी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। डाउनवर्ड शिफ्ट किया तो हमारी सप्लाई घट गई। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि मूवमेंट हो रहा है और इसका क्या प्रभाव है, ये हमने आपको दिखा दिया। अदर देन प्राइस आइए देखते हैं। दोस्तों अदर देन प्राइस फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। हमारी सप्लाई ये कर्व है, सप्लाई का ये कर्व है। सप्लाई कर्व पे प्राइस और क्वांटिटी ही हम दिखाएंगे। ठीक, तो प्राइस क्वांटिटी दिखाने में तो मान लीजिए सप्लाई ये थी, ये P0 है, ये Q0 है। हमने कहा हमें सप्लाई बढ़ा देनी है, अदर देन प्राइस फैक्टर, प्राइस में वो है नहीं, सप्लाई बढ़ानी है, मैंने इस तरह कर दिया। सप्लाई तभी तो बढ़ी, सप्लाई घटानी है, मैंने इधर कर दिया। देखिए सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ी है, ये सप्लाई घटी है। सप्लाई बढ़ने के लिए किधर शिफ्ट किया हमने, राइट वर्ड शिफ्ट किया। ये क्या है, राइट वर्ड। और सप्लाई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया जाए, क्वांटिटी घटी है। तो सप्लाई जब बढ़ेगी, इंक्रीज इन सप्लाई, तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा, शिफ्टिंग होगी। और सप्लाई यदि घटेगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगी। ये अदर देन प्राइस फैक्टर है। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आइए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखते हैं। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, किन बैंकों का हाल फिलहाल में, मतलब करंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ये आपका होमवर्क रह गया है। किन बैंकों का मर्जर हुआ है मई से पहले, जिन जिन बैंकों का मर्जर हुआ है, दो बैंक यदि मिलकर एक बैंक पे हुए हैं, उनका आप जरूर देख के जाइएगा। कल एक क्वेश्चन आपके एमकॉम में आया था कि इंडियन बैंक का मर्जर किस बैंक में हुआ है, इंडियन बैंक किस बैंक के साथ मर्ज कर गई है। तो आपको पता होगा कि पीएनबी के साथ 3 बैंकों का मर्ज हुआ है, समझ बात कि नहीं। तो इसलिए जो मर्जर ऑफ बैंक्स है ना, उनको आप होमवर्क में प्लीज 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 करके जाइएगा, उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ है, पीएनबी का हुआ है, इसी तरह एक दो बैंक आंध्रा का हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आने हैं। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ठीक उसी तरह से होती है, आप चार्ट बना के याद रख सकते हैं। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ईडी टाइप्स और उसके लिए ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES। दोस्तों, टाइप परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक के लिए इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए? ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट। परफेक्ट इन इलास्टिक के लिए क्या होगा? परफेक्ट इन इलास्टिक के लिए, परफेक्ट इन इलास्टिक के लिए क्या होगा? यूनिट इलास्टिक के लिए क्या होगा? हाई इलास्टिक के लिए क्या होगा? लोअर इलास्टिक क्या होगा? परफेक्ट इलास्टिक के लिए ES इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यूनिट के लिए ES इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाईली के लिए ES इज इक्वल टू ग्रेटर देन हो जाएगा, लो के लिए लेस देन 1 हो जाएगा। बस यही है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कौन कौन सी है? परफेक्ट इलास्टिक के लिए सप्लाई इनफाइनाइट, परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए 0, यूनिट के लिए 1, हाईली इलास्टिक ग्रेटर देन 1, लो इलास्टिक लेस देन 1। ये 5 टाइप के हुए हमारे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, इनका ग्राफ देखना यदि आपको है, ग्राफ क्या देखेंगे? वही है 5 ग्राफ, टाइम टेकिंग है और क्या। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब क्या है? प्राइस कांस्टेंट रहे, इलास्टिसिटी हम सप्लाई से रिलेट करते हैं ना, सप्लाई की इलास्टिसिटी बताना है, तो क्वांटिटी में सप्लाई में कितना इलास्टिक है, तो प्राइस कांस्टेंट रहे तो भी क्वांटिटी बढ़ती जाए, तो ये ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, ये ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत। ये है परफेक्ट इलास्टिक। आइए दूसरा परफेक्ट इनइलास्टिक देखते हैं। ये पहले का है, परफेक्ट इलास्टिक का है, आप लिख लीजिएगा, परफेक्ट इलास्टिक के सामने फोटो बना कैसे लिख लीजिएगा। ठीक, दूसरा परफेक्ट इनइलास्टिक का देखते हैं, दूसरे वाले का। परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब क्या है? प्राइस कितना भी बढ़ जाए उसकी सप्लाई बढ़ ही नहीं रही है, प्राइस कितना भी बढ़ जाए उसकी सप्लाई बढ़ ही नहीं रही है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस के समानांतर बन गया। ये इसके लिए ES इज इक्वल टू 0, ES इज इक्वल टू 0। आइए तीसरा देखते हैं, यूनिट इलास्टिक। ये तीसरा है यूनिट इलास्टिक। प्राइस और सप्लाई में सेम रेट से चेंज हो रहा हो, जितना यहाँ प्राइस और सप्लाई में चेंज हुआ उतना ही प्राइस और सप्लाई में यहाँ चेंज हुआ। यानी ये मान लीजिए डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। क्या हो गया? चेंज इन प्राइस इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। ये यूनिट इलास्टिक है। इसके लिए ES इज इक्वल टू 1 होता है। आइए चौथा देखते हैं, हाईली इलास्टिक। हाई इलास्टिक का मतलब थोड़ा सा प्राइस में चेंज हो जाए तो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है।
मान लीजिए यहाँ पे पहले सप्लाई और प्राइस, अब प्राइस थोड़ा सा बढ़ाने पे सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी चेंज इन प्राइस लेस और चेंज इन सप्लाई या क्वांटिटी मोर, इसके लिए ईएस ग्रेटर देन 1 होता है। ये हाईली इलास्टिक है। ठीक, आइए लो इलास्टिक देखते हैं। सॉरी, ये ग्राफ लो इलास्टिक है। हाई इलास्टिक ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे बनता है। प्राइस में थोड़े से चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई मजे का बढ़ रहा है। ठीक है, ये हाईली इलास्टिक है। आइए लो लेस इलास्टिक देखते हैं। पांचवी कंडीशन लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक क्या होता है? जिसके लिए प्राइस मोर चेंज, सप्लाई या क्वांटिटी लेस चेंज in respect to price, then this is the EC is equal to ES is equal to less than 1। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। प्राइस तो बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ी नहीं रही है। देखिए, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ी नहीं रही है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ी नहीं रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिग्री ऑफ सप्लाई। आइए स्लोप ऑफ सप्लाई कर देखते हैं। मैंने पहले बता दिया है, स्लोप निकालने के लिए आप याद रखेंगे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हमेशा स्लोप निकालने के लिए भी फार्मूला होता है, ये मैथमेटिक्स से आता है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का फार्मूला है। ये निर्देशांक ज्यामिति का स्लोप हमेशा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। फार्मूला एक होता है जो पढ़ेंगे 10 में, y बराबर mx प्लस सी। इसमें m क्या होता है? स्लोप होता है। c को हम कांस्टेंट मान लें या इसको 0 मान लें, मान लीजिए, तो हमारा mx क्या हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। स्लोप m बराबर क्या हो जाएगा? y बाई x। यही ना है, यही होता है स्लोप। अब बताइए, सप्लाई कर्व में मैं कहूँ स्लोप निकालना है तो क्या कहोगे आप? y एक्सिस पे कौन होता है? प्राइस होता है, क्वांटिटी होता है x एक्सिस पे। स्लोप कैसे निकालोगे? आप कहोगे स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही ना होता है। और डेल्टा वाई पे क्या है? चेंज इन प्राइस। क्या है? चेंज इन प्राइस बटा चेंज इन क्वांटिटी, ये होती है स्लोप। ठीक, बस ये स्लोप ऑफ सप्लाई। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है तो मैंने बता ही दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई दोस्तों इतना ही पढ़ना है। सप्लाई में और चीजें जो छुट्टी होंगी आप अपने बुक से कवर करिएगा, पर एग्जाम में इतना ही महत्वपूर्ण है कि प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, कॉस्ट रिलेशन होता है, इस तरह से क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया, पहले आपको याद रखना होगा कि जितने भी जो नए नए बैंकों का मर्जर हुआ मई तक का, मई के बाद और नहीं, मई तक के जितने बैंकों का मर्जर हुआ है जनवरी से लेकर मई तक के बीच में, या नवंबर या दिसंबर 19 से लेकर मई 2020 तक का जो देख लीजिएगा आप। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देख लेना है थोड़ा सा। मैंने बोला था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये कल अभी पेपर में आया है BHU के M.Com के, आप भी देख लीजिएगा। देखिए कैसे पेपर आते हैं, पेपर पढ़ाने से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।